नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, 7 चरणों में हो रहे इस बार के चुनाव में पहले 2 चरण यानी फर्स्ट 2 फेजेस बीजेपी के लिए अच्छी खबर लेकर नहीं आए हैं। 19 तारीख को जब पहले दौर के वोट पड़े तो बीजेपी के पांव जो हैं उखड़ने की खबरें आनी शुरू हो गई थीं, और जिसके बाद मोदी ने 400 पार की बात कम करके हिंदू मुस्लिम का जिक्र ज्यादा करना शुरू कर दिया। लेकिन इसका कोई असर दूसरे फेज की वोटिंग में भी नजर नहीं आया। बिल्कुल सेकेंड फेज में यानी दूसरे चरण में, दूसरे दौर की वोटिंग में कुछ भी इसका असर नजर नहीं आया जब वो हिंदू मुसलमान पे लौट के आ गए तो। क्योंकि कल हुई वोटिंग के बाद जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें भी बीजेपी के लिए झटके की बात कही जा रही है। यानी शुरुआती दोनों चरणों में बीजेपी के लिए नुकसान वाली जो खबरें हैं वो दिखाई दे रही हैं, और अब बाकी के 5 चरणों में क्या होगा इसे लेकर बीजेपी का डर अब और ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए मोदी के बोल अब और बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के उतरने की चर्चाएं भी बढ़ गई हैं। आज कांग्रेस की इस विषय पर अभी से कुछ देर बाद बैठक हो सकती है। सीईसी की बैठक हो रही है और जनता के उत्साह को देखते हुए शायद कांग्रेस कोई बड़ा फैसला आज ले सकती है। अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने आ गए तब बीजेपी और मोदी किस तरह की रणनीति अपनाएंगे, वो ज्यादा डिफेंसिव होंगे या ऑफेंसिव होकर मैदान में आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अभी तो मोदी पूरी तरह से रक्षात्मक मुद्रा में ही दिख रहे हैं। वो बार बार लोगों से कह रहे हैं कि कांग्रेस को मत चुनना, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सारी बातें कांग्रेस के लिए कही जा रही हैं। मोदी जिस तरह लोगों को डरा रहे हैं उस पर आज प्रियंका गांधी ने गजब तरीके से चुटकी ली है। पहले सुनिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी की तस्वीर है। भीड़ का अनुमान आप लगा सकते हैं। एक जनसैलाब है और इस जनसैलाब को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने एक बहुत जबरदस्त चुटकी ली नरेंद्र मोदी पे। आइए जरा सुन लेते हैं। घर में शादी होती है, हर परिवार में ऐसा होता है, शादी होती है तो शादी के समय आपने देखा होगा, मैंने बहुत बार देखा है कि हमेशा एक अंकल जी होते हैं जो कोने में बैठ जाते हैं और अपना छोटा सा दरबार लगाते हैं कि नहीं? होते हैं ना। जो भी बोर हो रहा होता है वो कहता है कि भाई सुनूं मैं अंकल जी क्या कह रहे हैं। जाके सुनते हैं कि अंकल जी क्या कह रहे हैं, आज कुछ ना कुछ नया तो लाएंगे। और अंकल जी सबको अपना ज्ञान देते रहते हैं, देते हैं कि नहीं, है ना? अब आप बताओ, एक दिन अगर आप ऐसे एक शादी में या कहीं भी आप चाय की दुकान में बैठे और एक ऐसे ज्ञान देने वाले अंकल जी बैठे हों और वो कह रहे हैं सबको कि सावधान हो जाओ, अब जब सरकार आएगी ना कांग्रेस की तो एक्सरे की मशीन लाकर तुम्हारे घरों में जो बक्से पड़े हैं और जो घरों में तुमने छोटा अपना बचत अपनी की हुई है या तुम्हारी महिलाओं के जो मंगलसूत्र हैं उसको एक्सरे से निकाल के ये सरकार चोरी कर लेगी और किसी और को दे देगी। हंस रहे हो ना? मान लो किसी चाय के दुकान में या किसी शादी में किसी ज्ञान देने वाले अंकल ने ऐसी बात कह दी हो तो आप क्या कहते? आप कहते कि भाई आज तो अंकल ने बहुत बड़ी बात कर ली, खूब गहरी साजिश निकाल दी। हंसते ना? हंसते कि नहीं हंसते? आप कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हैं यार अंकल, कुछ नया सोचो। अब देश की परिस्थिति ये हो गई है कि उसी तरह से देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री जी जो सबसे बड़ा पद ले रखे हैं देश में, जिनके पास सबसे ज्यादा सत्ता है, उस पद की गरिमा को, उस पद की गंभीरता को आधार बनाकर ऐसी बकवास की बातें आपके सामने चुनाव तो वो सोच रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि पद है, क्योंकि पद की गंभीरता है, वो सोच रहे हैं कि मैं ऐसे ही फिजूल की बातें करूंगा और पब्लिक सोचेगी कि ये सच है। ये सच हो सकता है? आप सोचिए, ये सच हो सकता है कि कोई ऐसा राजनीतिक दल सरकार बनाएगा जिसमें एक्सरे लेके आपके घर के अंदर घुसकर आपके गहने निकाल के किसी और को दे देगा? ये सच हो सकता है? अरे क्या इनको समस्या हो गई है हमारे न्याय पत्र से
क्या समस्या हो गई है? हम न्याय कह रहे हैं इसलिए, हम न्याय दिलवाएंगे इसलिए। तो सुन रहे थे आप, शादी में रूठे हुए फूफा जी के किस्से तो बहुत चलते हैं। अब ज्ञान देने वाले अंकल के किस्से को प्रियंका गांधी ने मोदी से जोड़ दिया है। आज गुजरात के वलसाड में प्रियंका गांधी ने मंगलसूत्र से लेकर संविधान बदलने और 56 इंच की छाती पर घमंड करने जैसी बातें, कई बातें जो हैं, उन बातों पर नरेंद्र मोदी को जमकर घेरा है। प्रियंका गांधी ने अपने परिवार की शहादत को याद किया और कहा कि इन्होंने हमारे परिवार को कितनी गाली दी। मां, पिता, दादी, दादा, परदादा, भाई, पति, किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, हमें परवाह नहीं है। इनका सीना 56 इंच का नहीं है, लेकिन हमारे सीने लोहे के हैं। इधर गुजरात यानी मोदी के गढ़ में प्रियंका ने मोदी को जाकर घेरा, तो वहीं असम में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि मोदी की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। क्या कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, आइए जरा उसकी एक छोटी सी बानगी, एक छोटा सा बाइट सुन लेते हैं। क्या आपकी प्रतिक्रिया? ये देखो, मोदी जी को डराने की कोशिश हम नहीं कर रहे। मोदी जी सबको डरा रहे हैं, किसी को सीबीआई, किसी को सीवीसी, किसी को ईडी। अरे डरा डरा के तो उन्होंने ले रहे हैं, हम कहां डर रहे हैं? हम उनको नहीं डरा है। हम तो ये चाहते हैं भाई डेमोक्रेसी के कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कोई भी नेता अच्छी हुकूमत कर सकता है। आप 10 साल में कहीं सुना है कि मनमोहन सिंह जी ने कभी कहा किसी की मंगलसूत्र छीनने की? कभी उन्होंने किसी के बारे में बुरा लफ्ज कहा? एक स्टेटमेंट अगर वो देते तो सारी दुनिया उनकी स्टेटमेंट छपती है। इन्हों अगर बात करते हैं गली से लेकर दिल्ली तक, तो इनके बातों में कोई दम नहीं रहता, कोई मानता नहीं। दैट इज हिज क्रेडिबिलिटी। हम क्या करें उसको? और डराने की कोशिश हम करने का कहा। ठीक है, मुसलमानों को कोई सेपरेट हमारे मैनिफेस्टो में बनाया है, देखिए आप, हमने सबके लिए बनाया। युवाओं को मदद करना है, मुसलमानों को दिए जैसा है क्या? नारी शक्ति को प्रोत्साहन देना, 1-1 लाख रुपए देना सालाना और महीना 8,600 रुपए देना, ये क्या मुसलमानों के लिए ही है? गरीबों के लिए जो हमने अपना पिछड़े और गरीब मजदूर, इनके लिए जो ये लेबर लॉज है, उसको हम ठीक ढंग से लाएंगे और उसमें संशोधन करके उनको। तो सीधा हमला बोल रहे हैं यहां मल्लिकार्जुन खड़गे। आप जानते हैं 83 साल की उम्र, गर्मी इतनी, और उसके बाद एक दिन में 5-5 सभाएं न सिर्फ करना बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना, यह सब कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। और यहां सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी पर हमला बोल रहे हैं। वहीं उधर बिहार में आज तेजस्वी यादव ने भी मोदी पर फिर से मुद्दों की बात न करने को लेकर हमला बोला है। तेजस्वी का कहना है कि 2 चरण के चुनाव के बाद एनडीए के लोग डिप्रेशन यानी अवसाद में हैं। सुनिए तेजस्वी यादव को। चुनाव जो है, मतदान कल खत्म हुआ है और बीजेपी के लोग जो हैं भारी डिप्रेशन में है। देखिए, अब हर कोई, देश का हर एक युवा, बुजुर्ग, हमारे जितनी माताएं बहनें, सब लोग, हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग अब यही कह रहे हैं कि भाई मोदी जी है तो बेरोजगारी खत्म होना मुश्किल है, मोदी जी है तो नौकरी मिलना मुश्किल है, मोदी जी है तो महंगाई पे काबू करना मुश्किल है, मोदी जी है तो गरीबी मिटाना मुश्किल है, मोदी जी हैं तो मुद्दे की बात करना मुश्किल है। तो लोग जो है परेशान है। मोदी जी बिहार आए कल, 2-2 सभाएं किया उन्होंने, एक बार भी जो है मोदी जी ने मुद्दे की बात नहीं की। बिहार में 40 में से 39 सांसदों ने जिताया, कोई भी उपलब्धि बिहार के बारे में उन्होंने नहीं कहा कि 10 साल की उनकी क्या उपलब्धि है, ना ही आने वाले 5 साल का उन्होंने जिक्र किया कि क्या विजन है बिहार के लिए। बिहार के लोग तो प्रधानमंत्री से यही सुनना चाहते थे ना कि भाई आपने 10 साल में क्या किया, और फिर ठीक है आप आए हैं वोट मांगने, तो अगले 5 साल के लिए आप बिहार के लिए क्या करेंगे। तो मोदी जी ने इतना झूठ बोल लिया है
तो यहां तेजस्वी यादव सीधा सीधा घेरते हुए और कह रहे हैं मोदी जी ने इतना झूठ बोल लिया है और उस झूठ के कारण ये और अब जो कुछ चल रहा है देश में चुनाव का वक्त, और ऐसे में क्रेडिबिलिटी की बात उधर मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं तो इधर आप देख लीजिए प्रियंका गांधी उधर गुजरात में जाकर गरज रही थी और रूठे हुए फूफा जी नहीं बल्कि रूठे हुए अंकल जी की कहानी बता रही थी, और इधर तेजस्वी यादव जो सीधा सीधा कह रहे हैं कि अब डिप्रेशन में है बीजेपी, अवसाद में है बीजेपी। कांग्रेस के और विपक्षी गठबंधन के नेताओं कि मोदी पर हमले हर गुजरते फेज के साथ तेज होते जा रहे हैं। दोस्तों, मोदी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह मुद्दों से हटकर भावनाओं में लोगों को बहाया जाए, लेकिन विपक्ष के नेता मुद्दों के इर्द गिर्द मोदी पर सवाल उठा रहे हैं और जनता के बीच इन सवालों को कलर करते जा रहे हैं, यानी रंगते जा रहे हैं और उनके बीच जाकर अपनी बातों को रखते जा रहे हैं। यानी चुनावों को ट्रैक से हटाने की मोदी की सारी कोशिश को इंडिया गठबंधन के नेता नाकाम कर रहे हैं। क्या इंडिया की इस रणनीति से अब तीसरे दौर में भी बढ़ सकती है बीजेपी की मुश्किल? क्या मोदी की ट्रैक से हटने की चाल से बेपटरी हो जाएगी बीजेपी? क्या मोदी की इस गलती से बैकफुट पर बीजेपी है? कौन सी वो गलती है जिसके कारण पहले और दूसरे फेज में बीजेपी बैकफुट पर है? यह बड़ा सवाल है। बैकफुट की बात तो लगातार हो रही है। सब कह रहे हैं कि पहले फेज में बीजेपी पिछड़ गई, दूसरे फेज में भी बीजेपी पिछड़ गई, लेकिन बीजेपी आखिर पिछड़ी क्यों? क्या यहां इंडिया गठबंधन ने उतनी मजबूती के साथ इस चुनाव में अपने पैर जमा लिए हैं, या यहां नरेंद्र मोदी ने ऐसी गलती कर ली है जहां से उनकी कुर्सी तो दांव पे है ही, खिसकती हुई नजर आ ही रही है, लेकिन साथ साथ बीजेपी भी बेपटरी हो रही है? आखिर क्यों? चलिए इसी से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं और हमारे साथ इसके लिए कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। जरा हमारे तमाम जी इस वक्त देखिए 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। कल का फेज खत्म, पहले से लेकर दूसरे तक, जरा आपकी समीक्षा और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री, क्या लगता है प्रधानमंत्री की कोई गलती है या यहां इंडिया गठबंधन ने अपने पैर जमा लिए? शुक्रिया राजीव जी। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और सबकी समीक्षाएं अपने अपने ढंग से हैं, और आपका जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी एकदम एक तरफा चुनाव मान रही थी, जिसके लोग बोला करते थे, पूछा करते थे कि मोदी के सामने कौन है, देखो इंडिया गठबंधन तो इकट्ठा ही नहीं हो पा रहा है, देखो मायावती जी भी नहीं आई, देखो नीतीश कुमार भी चले गए, देखो ममता बनर्जी ऐसा कह रही हैं, देखो पंजाब के मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं, देखो महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग नहीं हो रही है, देखो कमलनाथ ने क्या कह दिया, देखो अखिलेश ने क्या कह दिया, सारी बातें होती थी ना। और कहा जाता था कि विपक्ष एकजुट हो ही नहीं सकता है। मुश्किल टास्क तो था। ये तो करिश्मा ही है कि जिस रूप में आज इंडिया गठबंधन खड़ा है, ये करिश्मा से कम नहीं है। और ये करिश्मा हुआ क्यों, ये महत्वपूर्ण है। 2 बातें हैं, एक पॉजिटिव एफर्ट्स और एक नरेंद्र मोदी जी का नेगेटिव एफर्ट्स, जो विपक्ष को एकजुट करता चला गया। पॉजिटिव एफर्ट्स राहुल गांधी ने लिए और इसके बाद लगातार 2 यात्राओं से पैदा हुआ, और उससे उत्पन्न परिस्थितियों में साथ के जो दूसरे गठबंधन दल हैं उन्होंने भी एक पॉजिटिव अप्रोच दिखलाया। दोनों का हित मिल रहे थे, सबको लग रहा था कि संघीय ढांचे पर खतरा है, एकजुट होने की जरूरत है। फिर नरेंद्र मोदी जी ने इस सोच को और आसान कर दिया अपने सेलेक्टिव अप्रोच से, कि संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग होने लगा, एक के बाद एक नेता जेल में भेजे जाने लगे। हर चुनाव के समय पहले से ही 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, उस समय से ही भूपेश बघेल जी को फंसाने की कोशिश हुई, बाद में यह क्रम चला और विपक्ष के नेताओं पर चलता रहा, लगातार छापेमारी कभी रुकी नहीं। तो इन बातों से ये हुआ कि विपक्ष के नेताओं में लगा कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं और सही कर भी रहे हैं और कह भी रहे हैं, तो ये इकट्ठा होना वक्त की जरूरत है। इस जरूरत को कभी ममता बनर्जी ने भी समझा था,
लेकिन कहा था कि हर सीट पर एक के बनाम एक उम्मीदवार देंगे, लेकिन अलग अलग कारणों से अपनी राजनीतिक मजबूरी से उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन के बाद जुटेंगे, वो एक अलग पहलू है। लेकिन जो जिस रूप में इंडिया गठबंधन खड़ा है, उसने ये क्या किया कि मुद्दों पर भी देश को आमने सामने खड़ा कर दिया, राजनीतिक रूप से बीजेपी बनाम कांग्रेस या एनडीए बनाम इंडिया। और उसमें जो कुछ जरूरत जन सरोकार के मुद्दे थे, उसको सिर्फ मुद्दा रखा नहीं, बल्कि उन मुद्दों के पीछे जो कारण है, जिस वजह से वो मुद्दे पैदा हुए हैं, उसको सामने रखा। उदाहरण के लिए बेरोजगारी, तो बेरोजगारी क्यों है भी उन्होंने बताया कि ये सरकार जो है अंबानी अडानी की सरकार है, गरीबों के लिए सोचती नहीं, इसकी सारी योजनाएं अमीरों के लिए होती हैं, इसीलिए बेरोजगारों की नहीं सोचते, छोटे कारोबारियों की नहीं सोचते। इसी तरीके से महंगाई पर उन्होंने बात रखी। फिर सरकार ने जिस तरीके से अग्निवीर योजना लाई, सरकार ने जिस तरीके से कानून का दुरुपयोग किया, ये सारी चीजें एक के बाद एक दूसरे से जुड़ती चली गई। नतीजा हुआ कि वो इंडिया गठबंधन जो कि कभी लग रहा था कि खड़ा होगा कि नहीं, उसके साथ जनता खड़ी हो गई। अब जनता खड़ी हो गई तो कंधे पर उठा लिया इंडिया गठबंधन को। आज जनता के कंधे पर बैठी हुई है इंडिया गठबंधन, इसीलिए मजबूत है। और इसीलिए 2 चरणों के चुनाव परिणाम ऐसा बता रहे हैं कि 60% सीटें, 65% सीटें इंडिया गठबंधन के पास आने जा रही है और 35 से 40% के बीच ये बीजेपी या एनडीए गठबंधन के पास आ रही है। मोटे तौर पर यही है, उसमें कुछ रीजनल फोर्सेस आप जोड़ के इधर उधर कर सकते हैं। ये 65, 35, 60, 40 के बीच का बंटवारा अभी तक हो चुका है। अब आगे के जो दौर होंगे, जो थोड़ा सा गैप है, इसमें इन मुद्दों पर कैसे बने रहा जाए, ये महत्वपूर्ण है। अब एनडीए की तरफ से नरेंद्र मोदी जी जो मुद्दे सेट कर रहे हैं, वो मुद्दे ये बता रहे हैं कि वो विचलित हो गए हैं हार की आशंका से। यही कारण है कि वो मंगलसूत्र जैसे मुद्दे तय कर रहे हैं, वो मुसलमान पर हमला कर रहे हैं। अब जानते हैं मुसलमान पर हमला करने से उसका इमीडिएट इफेक्ट दूसरे चरण में क्या हुआ। दूसरे चरण में ये हुआ कि मुसलमानों ने सोचा कि बीजेपी माने हम मुसलमानों के कारण बीजेपी कांग्रेस को गुनहगार बता रही है, कांग्रेस पर हमला कर रही है, तो हम क्यों इधर उधर वोट दें। इंडिया गठबंधन को छोड़कर हमें इधर उधर वोट नहीं देना है, हमें इंडिया गठबंधन के साथ और मजबूती से रहना है। जिस किसी के भी मन में मायावती जी को वोट देने का था, सबने अपना मन बदल लिया और नतीजा है कि आप अमरोहा इंडिया गठबंधन जीत रही है, मेरठ में इंडिया गठबंधन जीत रहा है। ये मोदी जी ने तो परोस के दिया है। ये सारी चीजें रिवर्स हो गया है। वो चाहते थे हिंदुओं को गोलबंद करेंगे, हिंदुओं ने कहा कि ये आदमी तो हमेशा चुनाव के समय में ऐसे ही बोलता है, ये केवल हिंदू मुसलमान की बात करता है, अपनी उपलब्धियां तो बताना नहीं चाहता है। इन्होंने इस दौरान क्या किया, हंगर इंडेक्स में पीछे, हैप्पीनेस इंडेक्स में पीछे, पर कैपिटा इनकम में पीछे और अपने पड़ोसी देशों से पीछे, ये सारी चीजें हैं। और ये कह रहे इकोनॉमी हमने 3-5 नंबर पर ला दी। अरे ये तो इकोनॉमी को 3 नंबर पर आ जाना चाहिए था, अब तक बाधा बन करके खड़ी है मोदी सरकार, क्योंकि चौथे और तीसरे नंबर पर जो है वो $4.25 ट्रिलियन पर और $4.5 ट्रिलियन से कम पर हैं। तो उनको पीछे हम छोड़ देते हैं। अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी उस हिसाब से हो जाती जिस रफ्तार से मनमोहन सिंह के समय से चल रही थी, 2007 में 1 ट्रिलियन, 2014 में 2 ट्रिलियन, 2021 में 4 ट्रिलियन, 25 में तो हो ही जाना चाहिए था, 22 में तो हो ही जाना चाहिए था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, लेकिन नहीं हुई, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों के कारण सरकार आज हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर नहीं खड़ा है, हम 5वें नंबर पर खड़े हैं। हम 2 नंबर और आगे हो सकते थे, सो नहीं हुए। तो ये बातें कोई बोलता नहीं है, लेकिन ये चीजें अब समझ में आ रही हैं, लोगों को समझ में आ रही है। आज युवा सबसे ज्यादा तो नाराज युवा है। केवल इसकी बात नहीं कि अग्निवीर, अरे रेलवे में भर्ती बोर्ड आपने 3-3 लाख भर्तियां रोक कर रखी हुई है। बैंकिंग में भर्तियां लगातार घटती चली गई हैं। पहले सारे बैंक के रिक्रूटमेंट को सिंक कर दिया और उसके बाद उसकी वैकेंसी घटाते चले गए और सबको आप हायरिंग पर देने लगे। तो युवाओं के पास पढ़ के भी क्या करें, कहां जाए। सब तो आईएएस बनेगा नहीं, सब तो इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे नहीं,
तो आपने बैंकिंग क्लरिकल सारी भर्तियां कम कर दी। सेंट्रल गवर्नमेंट में 30-30 लाख पद लगभग, मैं मोटे तौर पर बोल रहा हूं, जो कांग्रेस जो बोल रही 30 लाख भर्ती करेंगे, उतने पद खाली हैं। तो ये नौजवानों में तो लिख के दे रही है प्रेम across कुमार the जी, country, कांग्रेस तो लिख के दे रही है अपने न्याय पत्र में। हाँ, न्याय पत्र में दे रही है, तो मैं उसी को आधार बना के बोल रहा हूं कि उतनी रिक्तियां खाली हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि पूरे देश में ये गुस्सा है। हमको केवल राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आसपास के अग्निवीर का गुस्सा दिखता है, लेकिन ये गुस्सा पूरे देश में है। और यही कारण है कि आज नौजवान गुस्से में है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, इसकी वापसी के आसार खत्म हो गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शानदार समीक्षा, दोनों पक्ष को यहां समझने की हम कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि आखिर कौन सी वो गलती है नरेंद्र मोदी की जिसके कारण बीजेपी बैकफुट पे है, और कौन सा काम यहां पे प्लस जो पॉजिटिव काम जो है वो, या पॉजिटिव ऐसी बातें जो जनता के बीच इंडिया गठबंधन लेकर चला आया है, जिससे इंडिया गठबंधन का रुझान थोड़ा जनता का रुझान इंडिया गठबंधन की तरफ है। जरा इसी बात की समीक्षा प्रोफेसर रविकांत जी आपके जरिए भी समझना चाहता हूं, और इस बीच हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और प्रोफेसर रविकांत जी, क्या आपको लगता है, क्या देखते हैं आप, क्या इस बीच आप नीचे देख सकते हैं कानूनी मामलों में क्यों उलझता जा रहा है देश? और अभिषेक मनु सिंघवी पूर्व राज्यसभा सांसद, 3 बार के सांसद हैं, आज रात 8:30 बजे एक्सक्लूसिव लाइव देखिए इसी चैनल पर। अभिषेक मनु सिंघवी से बहुत सारी बातें, और उसमें देश में सियासी उलटफेर के साथ साथ चुनावी रणनीतियां और साथ साथ कानूनी दांव पेच, इन सब पर जो ईवीएम से लेकर तमाम मसले ऐसे, और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस का प्लान जो है वो अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोर्ट जाने का है, ये भी खुलासा। तो ये सब यहां पर आप अभिषेक मनु सिंघवी से 8:30 बजे सुनेंगे, देखेंगे, और एक्सक्लूसिव बातचीत प्रशांत टंडन जी और मेरे साथ अभिषेक मनु सिंघवी का, ये आप देखेंगे आज रात 8:35 से। लेकिन उससे पहले यहां उस गलती को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी ने आखिर कौन सी गलती कर दी है कि बीजेपी बैकफुट पे है। 2 चरणों के मतदान में 5 फेज बाकी हैं, और बीजेपी के सामने कितनी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन टिका है और क्यों टिका हुआ है, यह सब समझते हैं प्रोफेसर रविकांत जी आपसे। हम लोगों ने जी पिछले समय से, जी आवाज आ रही है? आ रही बिल्कुल। हम लोग अगर पिछले 3 दशक की राजनीति को देखें तो भारतीय जनता पार्टी इस्लामोफोबिया के जरिए इस देश के दलित हों, पिछड़े हों, अपर कास्ट हों, उनको ध्रुवीकृत करने का प्रयास करती रही है, डरा करके। बीजेपी की जो राजनीति है वो विशुद्ध रूप से भय की राजनीति है, और उनके लिए एक ही कि मुसलमान संख्या में बढ़ जाएंगे, फिर ये हो जाएगा, पर वो केवल और केवल अनर्गल प्रलाप के जरिए वहां तक पहुंच रहे थे। 10 साल आप शासन में रहे, बजाय आप अपने रिपोर्ट कार्ड के, बजाय आपके आने वाले दिनों में आपका क्या मिशन है, आपके सपने क्या है, लेकिन आपकी चिंता क्या है? कांग्रेस पार्टी ये कर देगी। क्या कर देगी? एक्सरे करेगी, महिलाओं के मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेंगे ये लोग। एक तो राजनीति में हमेशा से मर्यादा रही, और ये तो वो देश है जिसने गीता और महाभारत जैसे बड़े ग्रंथ दिए, जिसमें चाणक्य ने जो लिखा, अर्थशास्त्र में राजनीति पर चर्चा हुई। तो भारत की सामाजिक परिस्थितियां कैसी भी रही हो, लेकिन हमने एक राजनीति का डिस्कोर्स बड़ा पैदा किया था। अशोक जैसा महान पैदा हुआ, अकबर जैसा महान बादशाह पैदा हुआ, और धर्म को लेकर के राजतंत्र में भी इस तरह से, अगर आप कुछ उदाहरण छोड़ दें, कुछ अपवाद छोड़ दें, तब भी नहीं हुआ। और नरेंद्र मोदी अपनी पूरी सियासत को धर्म के आधार पर डेमोक्रेसी में वो चुनावी जंग को जीतना चाहते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि आज जब वो कांग्रेस पर प्रहार कर रहे हैं, तो दरअसल उन्हें कांग्रेस का फोबिया हो गया है।
जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उस समय मैंने आपके ही यहां कहा था कि राहुल गांधी जो चल रहे हैं, जो लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों के भीतर का जो भय है, वो साइकोलॉजी है, उसको दूर कर रहे हैं। किसानों से, महिलाओं से, बच्चों से, खिलाड़ियों से, विकलांगों से जो मुलाकात राहुल गांधी की हो रही है, ये रात में सोने नहीं दे रही होगी मोदी जी को। जो नरेंद्र मोदी ने पूरा झूठ के कारोबार किया, उनके यहां दो तरह के कारोबार, खुद तो झूठ का कारोबार करते हैं और अंबानी अडानी को बढ़िया कारोबार करवाते हैं। वो लिथियम कोयला से लेकर के और हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन सब उन्होंने अर्पित कर दिए। आज उनको राहुल फोबिया हो गया है, कांग्रेस फोबिया हो गया। राहुल गांधी सोने नहीं दे रहे नरेंद्र मोदी को, और उसकी वजह से जो हुआ कि आप जो लोग कहते हैं कि मोदी जी काम करते हैं 18-18 घंटे, कौन सा काम करते हैं? इन 10 साल में आपने क्या दिया? कोरोना की आपदा में क्या हुआ था ये देश ने देखा, और आप जब निकले तो बोले थाली बजाइए, दीपक जलाइए, इससे कोरोना भाग जाएगा। लेकिन आपके तमाम मित्र लोग जिन्होंने बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया, वो 5-5 गुना कमाई कर रहे थे। बाबा रामदेव कहां पहुंच गए? कोरोना लेकर के आए थे। नोटबंदी में जिस व्यक्ति ने महिलाओं के घरों से पैसे निकलवा लिए, वो व्यक्ति आज कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी ये कर देगी, मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेगी। 55 साल कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर राज किया है। इस तरह का झूठ अब नहीं चल रहा है, इस वजह से परेशान है। और 10 साल में आपने जो किसानों पर हमले किए, नौजवानों पर हमले, मैं इसको हमले ही कह रहा हूं, ये कह करके मैं कोई हल्की बात नहीं करना चाहता कि साहब लोग बेरोजगार रह गए। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, नागरिकों का अधिकार होता है, लेकिन आप तो समाज को कर्तव्य पथ पर ले जाना चाहते थे कि आप केवल अपनी ड्यूटी निभाइए, सरकार जो करेगी वो मेहरबानी होगी, फिर आपको थैंक यू मोदी जी कहना होगा। राहुल गांधी ने चिंदी जिसको कहते हैं ना कि परत दर परत मोदी के इस बाक जाल को उतार करके फेंक दिया, नंगा कर दिया नरेंद्र मोदी के छद्म को। और लोगों को यह समझ में आया कि नौकरी इसलिए नहीं है क्योंकि नरेंद्र मोदी नहीं दे रहे हैं, नौकरियां तो हैं। महंगाई इसलिए है क्योंकि मोदी जी के तमाम मित्रों को उसके जरिए फायदा होना है। और किसानों पर लाठियां इसलिए बरसाई जा रही क्योंकि जमीनें, खेती चाहिए अडानी साहब को, आदिवासियों के मुंह पर पेशाब की जा रही है, उनके हसदेव का जंगल काटा जा रहा है। आपने सब कुछ तो छीन लिया, और उसके बाद जब आप वोट मांगने जा रहे हैं तो लोग ठेंगा ही दिखाएंगे राजीव जी। और अब मैं थोड़ा सा आंकड़ों की तरफ आता हूं। आंकड़े जो कह रहे हैं इस समय, पिछले 3 दशक की मैं बात करूंगा, 3 दशक में भारतीय जनता पार्टी तब शिकस्त खाती है जब वोटिंग परसेंटेज गिरता है। 1999 में जो वोट पड़ा था 60% करीब 59.99%, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई थी। 2004 में वोटिंग परसेंटेज गिरा, 58 हुआ, और जहां 99 में 182 सीटें मिली थी बीजेपी को, 138 रह गई। 2009 में 116 सीटें रह गई, वोट परसेंटेज करीब वही था, 58। 2014 में जंप करता है बहुत तेजी के साथ, 58 से सीधा 66.4%, और मोदी जी को सीटें कितनी मिलती है? 282। ये है जो जंप हुआ वोट का, उसने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। 2019 में ये और बढ़ा 1%, 67% हुआ, तो सीटें मिली 302। और अब जरा लौटिए इस समय जो वोटिंग हो रही है उस नॉर्थ इंडिया में जिसे गोबर पट्टी कहा जाता है, जो काउ बेल्ट मानी जाती है, वहां वोट परसेंटेज घट करके 52-54 आ गया है। और इसीलिए बेचैनी है। अमित शाह दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं जेपी नड्डा के साथ, फिर भोपाल में मीटिंग कर रहे हैं वहां के लोगों के साथ कि वोटर को निकालिए, और ये वोटर निकल नहीं रहा है। पहली बार आपने अपील की पहले चरण के बाद, दूसरे चरण में और साफ हो गए आप। जहां पहले चरण में 5% वोटिंग घटी थी,
दूसरे चरण में 7.5% करीब 7.3% वोटिंग घट गई। और यह सीधा दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर था वो बेहद निराश है, उसमें कोई उत्साह नहीं है, उनके कैडर में कार्यकर्ता निकल नहीं रहा है वोट डलवाने के लिए। तो ये जो कम वोटिंग हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी में आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं, वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के शिकस्त को दिखाता है। ये आंकड़े दूसरे चरण में जो 2019 का आंकड़ा और 2024 का आंकड़ा, रिसेंट आंकड़ा 2024 का दूसरे फेज में, जैसे केरल में 77% पोलिंग हुई थी उस समय 2019 में और इस बार 71% है। मध्य प्रदेश में 68% हुई थी, इस बार 58% है। देखिए यहाँ महाराष्ट्र में 62 बराबर है, लगभग 62 देख लीजिए। मणिपुर में थोड़ा सा पीछे ले, त्रिपुरा है। उत्तर प्रदेश देखिए 62 और 55, शुरुआत से जरा ले आई। हाँ, ये उत्तर प्रदेश 62 और 55, जो भी आप कह रहे थे, उत्तर प्रदेश में 62% पहले 2019 में, इस बार 55%। पश्चिम बंगाल में 80%, 80.6 2019 में, और 2024 में। आज इस वक्त का आंकड़ा ये बता रहा हूं क्योंकि वो अपडेट करते रहते हैं। हो सकता है आपके पास कुछ आंकड़े थोड़े से कम हो, पीछे के हों, लेकिन ये अभी का तत्काल इस वक्त अगर टर्नआउट वोटर के आप चुनाव आयोग के उससे देखेंगे तो ये आंकड़ा वहां तक का रख रहा हूं 75। लेकिन फिर भी गैप है, 5% इधर, उधर 7% उत्तर प्रदेश में, और फिर 3% त्रिपुरा में। जरा शुरुआत से ले आइए, शुरुआत में देखिए, शुरुआत ले आइए। हाँ, असम में लगभग बराबर है, बिहार में 3% का अंतर है, बिहार में। छत्तीसगढ़ में 1% बढ़ गया है, जम्मू कश्मीर में लगभग बराबर है, कर्नाटक 1% इसमें बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके अगले उसमें आइए, इसके बाद केरल आप देखिए, लगभग 6% की कमी है केरल में इस बार वोटिंग में। मध्य प्रदेश आप देख लीजिए 10% की कमी है मध्य प्रदेश में, कहां 68 कहां 58 मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र लगभग बराबर, मणिपुर 5% की कमी, राजस्थान यहां भी 3% की कमी। यानी वोटिंग प्रतिशत में कमी है। जो आप बात रख रहे थे उसी बात को आंकड़ों के साथ यहां रख रहा हूं। सेकंड फेज जो कल समाप्त हुआ है उसमें 2019 और 2024 के ये आंकड़े हैं, तुलनात्मक आंकड़े। जी प्रोफेसर रविकांत जी। जी, मैं यही बात कह रहा हूं। और देखिए सीधा पैटर्न है कि जो नॉर्थ इंडिया है वहां पे वोट परसेंटेज ज्यादा गिर रहा है, और जो नॉर्थ ईस्ट है, जो पश्चिम बंगाल है, साउथ है, वहां पे कहीं वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, कहीं पर बराबर है और कहीं थोड़ा बहुत कम हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा असर पड़ा है उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, थोड़ा महाराष्ट्र में। और ये वो गढ़ है भारतीय जनता पार्टी को जहां से उन्हें एक तरह से थोक के भाव में सीटें मिली थी। और यही वो आंकड़े बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का न तो कैडर जोश के साथ है, न वो पोलिंग बूथ पर अपने वोटर को लेकर के जा रहा है, वो खामोश बैठा है। और ये जो सन्नाटा था, मैंने आपके यहां ही कहा था राजीव जी, ये तूफान के पहले का सन्नाटा है। और वो आज दिख रहा है इस समय 2 फेज के बाद कि ये जो सन्नाटा लोग नहीं बोल रहे थे महीने भर पहले, क्योंकि आपने बड़ा डर पैदा किया। अब आप पूछ लीजिए, हर व्यक्ति 90% लोग, परसों कानपुर में मैंने बात की, एक पत्रकार ने मुझे आंकड़े दिए कि 90% लोग महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं और सीधे तौर पर वो मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसा पहले नहीं सुना था। मैं कह रहा था कि लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने भय बहुत पैदा किया है, और इसीलिए दुगने गुस्से के साथ। और मैं तो उस तस्वीर को, उस स्टैच्यू की बात करता हूं कि जो बाबा साहब अंबेडकर के फॉलोवर हैं, बल्कि इस देश में अधिकांश लोग जो संविधान के जरिए जिन्हें अधिकार मिले, वो इस बात को जानते हैं कि ये संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने पर आमादा है। और ये टर्निंग पॉइंट था कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि 400 पार हमको चाहिए। वो दलित जिसके थोड़े बहुत अंतर्विरोध भी थे, उसने कहा मैं भूल जाता हूं कि समाजवादी पार्टी के साथ क्या था, मैं भूल जाता हूं वंचित अघाड़ी के साथ क्या था। अब तो इस समय बाबा साहब अंबेडकर, उनकी अस्मिता, उनके व्यक्तित्व और उनका काम, उनके विचार को बचाना है। और मैं फिर से आज दोहराऊंगा, पार्लियामेंट के बाहर जो बाबा साहब की स्टैच्यू है, जिनके बाएं हाथ में संविधान है और दाएं हाथ की उंगली जो संकेत कर रही थी
आज कह रही है कि ये संविधान जो हमारे हाथ में है उसको छीनने के लिए आ रहे हैं, इसी उंगली से तुम्हें बदलाव करना है, इसी से ईवीएम का बटन दबाना है और इन्हें बेदखल करना है। ये मैं दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों में भावना में अकेले व्यक्त कर रहा हूं, लेकिन समूचे तौर पर लोगों की यही भावनाएं हैं और ये बदलाव की आहट आपको चारों तरफ दिखाई दे रही है और उसी का ये परिणाम है, ये सन्नाटा और वोट कम होना। लेकिन जो मोदी को हटाना चाहते हैं वो पहुंच भी रहे हैं और बटन भी दबा रहे हैं। तूफान से पहले की खामोशी का जिक्र आप कर रहे हैं। हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं श्रवण गर्ग साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और बहुत गंभीर चर्चा हम लोग कर रहे हैं गर्ग साहब, और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी ने कोई गलती कर दी है या बहुत मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन ने इस चुनाव में अपनी पकड़ बना ली है। अगर वो मजबूती और जिस आधार पे इंडिया गठबंधन ने पकड़ मजबूत की है तो वो आखिर है क्या, वो मुद्दे कौन से हैं, वो बातें कौन सी हैं, और वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ गलतियां कर रहे हैं, ये सब यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, आपसे भी समझो जरा समीक्षा, पहले दूसरे फेज के बाद इसकी समीक्षा जरूरी है, इसके बाद फिर हम तीसरे फेज की तरफ बढ़ेंगे। कल परसों नरसों में तीसरे फेज, और क्योंकि अब दिलचस्प होगा, अभी जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं अभी से थोड़ी देर बाद उधर कांग्रेस पार्टी की सीईसी की बैठक होनी है और उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, इस पर फैसला होना है। तो इसलिए बहुत कुछ अभी आना बाकी है, पत्ते तो अभी खुलने बाकी हैं। लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ है, क्या ये विपक्ष के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए आशान्वित करता है कि हां आपके पक्ष में जाता हुआ ये चुनाव दिखाई दे रहा है? अगर ऐसा है तो क्यों है और क्या कारण है कि अगर ऐसा है तो फिर वहां कहां गलती हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? मोदी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वही स्टार प्रचारक हैं, उन्हीं के नाम पे चुनाव, हर तरफ उन्हीं का पोस्टर में उन्हीं की तस्वीर। कुमार रविकांत जी ने एक तस्वीर जो खींच दी है तो उसमें दोहराऊंगा नहीं, मैं उनसे सहमत हूँ। वोट परसेंटेज जो गिरा है वो एक संकेत दे रहा है, और वोट परसेंटेज ज़्यादा वहाँ गिरा है जहाँ बीजेपी का गढ़ है, और उस गढ़ में भी अगर आप माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो वोट परसेंटेज वहाँ गिरा है जहाँ पे मान लीजिए कि लोकसभा की सीट है, उसमें 3 सीटें या 4 सीटें, 4 विधानसभाएं बीजेपी की हैं, उन बीजेपी वाली विधानसभाओं में वोट शेयर कम हुआ है। तो ये एक बहुत स्पष्ट संकेत जो है वो जा रहा है। लेकिन गलती कहाँ हुई और क्या ये गलती रिपेयर हो सकती है? क्या तीसरे फेज में हम मोदी को कुछ और देखेंगे? मोदी साहब की स्ट्रेटजी क्या है, उसकी गलतियां क्या? गलती नंबर 1, फेज बाय फेज मोदी जी का कोई अलग अलग हर फेज का इलेक्शन के कैंपेन की स्ट्रेटजी नहीं दिखाई दे रही है। वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो, राहुल गांधी की स्पीचेस को अपना आधार बना रहे हैं, उनकी अपनी स्ट्रेटजी नहीं है। गलती नंबर 1। गलती नंबर 2, बहुत नकारात्मक प्रचार है। वो क्या ऑफर करने जा रहे हैं, उनका मैनिफेस्टो क्या कह रहा है, वो उनके पास नहीं है बताने को। कांग्रेस क्या कर देगी आएगी तो, और एक तरीके से वो ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस आने वाली है और वो डरा रहे हैं। तो एक तो गलती दूसरी ये है। तीसरी गलती है कि ओवर डिपेंडेंस ऑन मीडिया, उस मीडिया पे उनकी बहुत है जिसकी क्रेडिबिलिटी ही लगभग खत्म हो चुकी है। राजीव जी, 2019 और 2024 में यही अंतर है कि 2024 का मीडिया बहुत अलग है और 2019 का मीडिया अलग है। गलती नंबर 4, 2014 की और 2019 की जीत की सही एनालिसिस उन्होंने नहीं की है। ये बहुत सिंप्लीफाइड, बहुत सरलीकरण होगा कि अगर उसको सिर्फ वो हिंदू मुसलमान के नैरेटिव से अपनी जीत को इंटरप्रेट करेंगे। 2014 की जीत में बड़ा जो रोल था वो अन्ना मूवमेंट का था, जिसकी लहर पे सवार होकर मोदी जी आ गए। सरकार के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी, करप्शन के आरोप थे। 2019 का चुनाव
राष्ट्रवाद पे था, पुलवामा बालाकोट पे था। जब हमला बाहर से होता है तो पूरा देश एक होकर जवाब देता है। चुनाव के दौरान ये हुआ था, चुनाव के ठीक पहले हुआ था, उसका असर चुनाव में हुआ। तो उसको ये मान लेना कि ये हिंदू मुसलमान का चुनाव था, ये गलत होगा। भारत की जनता अभी इतनी ऐसी इस्लामोफोबिक या सांप्रदायिक नहीं हो गई है जैसा बहुत प्रचार होता है। तो ये मोदी जी अपनी पहली दो जो जीत हुई उसकी करेक्ट एनालिसिस उन्होंने नहीं की जी। पांचवी एक चीज राजीव जी जो बड़ी काम कर रही है, जो मैं तमाम फीडबैक मैंने लिए हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा मतलब एक ब्रेख्त की कविता है राजीव जी, बर्टोल्ड ब्रेख्त की जी, जिसका सार ये है कि आप राजा तो बदल सकते, जनता को नहीं बदल सकते। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से जनता को बदल दिया है। जनता अब वो संदेश सुनना चाहती है जो उसको अच्छे लगते हैं, जो उसकी बेहतरी के लिए है, जो एक प्रकार की नैतिक शिक्षा जो है वो जनता की हो चुकी है, वो कोचिंग हो चुकी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। इसलिए मोदी जी का जो संदेश है वो बहुत दूर तक नहीं जा पा रहा है, जितना भी नकारात्मक संदेश हो। मोदी जी की स्ट्रैटेजी अभी क्या है, वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो से जिसका एक इम्पैक्ट चला गया ऑलरेडी, उससे डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। इसलिए हर दूसरे दिन या हर रोज कोई एक नया शिगुफा छेड़ते हैं। कभी वो मुस्लिम लीग लाते हैं, कभी मंगलसूत्र लाते हैं, कभी वो सारे मुसलमानों घुसपैठिया करते हैं, कोई बड़ी चीज करते हैं जिससे कि वो ध्यान हटे और सोशल मीडिया इस पर चर्चा हो। लेकिन दूसरे फेज में भी इसमें कामयाब नहीं हुए और तीसरा फेज और मुश्किल होगा इनके लिए, इसलिए राजीव जी क्योंकि अब जनता के बीच में एक संदेश चला गया है और अब जो मोदी जी का एक हिडन फोर्सेस है, पर्दे के पीछे के जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो कॉर्पोरेट है, चाहे ब्यूरोक्रेट है, उसका समर्थन धीमे धीमे आपको तीसरे चरण के पहले तक खिंचता हुआ दिखाई देगा, जिसके संकेत आपको आज से कल तक में मिल जाएंगे। और अगर अमेठी रायबरेली की घोषणा हो गई तो ये प्रोसेस और तेज होगा। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार व्याख्या समीक्षा आपकी, और इसके ज़रिए पॉइंट वाइज जो आप बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ रख रहे हैं। इसको और आगे बढ़ाएंगे हम, और एक बार जल्दी से डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास आना चाहता हूँ, फिर गर्ग साहब के पास आऊँगा। दीपक जी, आप कैसे देखते हैं? और यहाँ ये समीक्षा इसलिए क्योंकि यहाँ से थर्ड फेज पे अब चढ़ाई करनी है, लेकिन उससे पहले जो पहला और दूसरा लगातार बातें हो रही हैं कि इसमें पिछड़ चुकी है बीजेपी। क्या आपको भी लगता है और क्यों लगता है? जी देखिए, कुछ चीजें हैं, अगर हम शुरुआत यहां से करें, हुआ यह है कि एक प्रकार से जो इमेज बनाई गई थी, बहुत सारे खर्च करके, बहुत सारे प्रयासों से, पूरा का पूरा प्रपंच रच के, पूरा एक सुनियोजित तरीके से वो दो तरह की छवियां बनाई गई। एक तरफ तो महामानव की छवि बनाई गई मोदी जी की, और दूसरे बिल्कुल एक नाकारा निकम्मा पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस के रूप में वो बनाई गई थी राहुल गांधी की। लेकिन सबसे पहली गलती ये हुई, ऑब्जर्व करने में भी गलती हुई, समझने में भी गलती हुई, शायद वो पूरे की पूरे भारतीय जनता पार्टी से गलती हुई कि जो छवि बदल रही थी उस बदलाव को मोदी जी पहचान नहीं पाए। और जैसे अक्सर होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई खास तरह का रोल अदा करे तो लोग समझने लगते हैं कि ये वही व्यक्ति होगा। मतलब जैसे प्राण के बारे में या कोई खलनायक होता तो लोग समझते हैं कि बुरा आदमी है। मोदी जी को भी लगने लग गया कि मैं वाकई महामानव हूं, मैं सब चीजें जानता हूं और हर चीजों का उपाय जो है मेरे पास निराकरण है। ये गलतफहमी उन्हें हो गई। चलिए, आप अपने बारे में जो भी गलतफहमी पालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के छवि में जो परिवर्तन हो रहा था, उन्होंने अपने आप को जो साबित किया, उन्होंने जो सारी की सारी दो यात्राएं निकाली, बहुत सारे मूलभूत प्रश्नों को उठाया, संसद को हिलाया, पूरी सड़कों को उन्होंने जाम कराया, ये चीज मोदी जो है देखने के बाद भी उसको नकारते रहे। इसलिए आज भी उन्हें ऐसा लगता है कि कांग्रेस तो क्या है, वही है जो मैं कह रहा हूं। लेकिन वो नहीं जानते कि उनका जो परसेप्शन है, उन्होंने जो कांग्रेस की छवि गढ़ी है, या उनके आईटी सेल ने गढ़ी है, उनके भारतीय जनता पार्टी ने गढ़ी है, वास्तविकता में आज की कांग्रेस और आज के उनके नेता जो है वैसे नहीं है।
यहाँ तक कि आप देखिए कि प्रियंका गांधी भी एक बहुत बड़ा जो है बड़ी जबरदस्त भूमिका निभा रही हैं। ये चीजें जो है शायद भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लग रहा था लंबे समय तक कि ये शायद ग्राउंड पर उतना दमदार जो है प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। इस चीज को लगातार इग्नोर किया गया। दूसरा जो गलतफहमी जो हुई या जिस चीज को इग्नोर किया गया मोदी और बीजेपी के द्वारा, वो ये था कि कांग्रेस अपने आप को पूरा का पूरा वो सुधार रही थी, ट्रांसफॉर्म कर रही थी और एक मजबूत संगठन के रूप में खड़ी हो गई। उसमें देखिए 2-3 लेयर्स है। पहली बात तो है कि पहले अकेले राहुल थे जो मोदी के खिलाफ जो है बात कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे प्रियंका गांधी भी आ गई, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे आ गए, ऐसे कुछ नेता आए। दूसरा सपोर्ट सिस्टम उनका जो तैयार हुआ वो सपोर्ट सिस्टम था उनके जैसे एक पूरे के पूरे युवा वर्ग के नेताओं का है। राहुल, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा आप देखिए कि इस समय अखिलेश भी बहुत हमलावर है, तेजस्वी भी बहुत हमलावर है। उसके बाद उधर दक्षिण में आप जाइए तो DK शिव कुमार है, उधर जो है तेलंगाना के रेवन्ना रेड्डी हैं। ये सारे के सारे जो है हमला जो है चारों तरफ से अब मोदी पे हो रहा है। पहले मोदी के ऊपर हमला जो है एक तरफ से हो रहा था और राहुल गांधी की तरफ से हो रहा था। दूसरा आप देखिए इस बीच एक और लेयर तैयार हुई, वो है इंडिया गठबंधन के जो दूसरे नेता हैं, वो वैसे बहुत वोकल नहीं है जैसे कि तेजस्वी यादव है या अखिलेश है, लेकिन उसके नीचे आप स्टालिन को देखिए, उद्धव ठाकरे को लीजिए, एक उधर से भी हमले शुरू हुए। इन सब चीजों को भी इग्नोर करते रहे और अपना सेक्रेटरीट जो है कांग्रेस का वो मजबूत हुआ है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजों की उपेक्षा करने का परिणाम ये है कि मोदी जी ये सोचते रहे कि जो नैरेटिव मैं चलाऊंगा, जिस प्रकार से मैंने 2013-14 से चलाना शुरू किया, 19 में उसको फिर आजमाया, उस पर भी सफलता हासिल की, तो उन्हें ये लग रहा था कि मेरा नैरेटिव ही चलेगा। लेकिन आज उन्हें इस बात की गलतफहमी है और दूसरी बात ये भी साबित करती है कि उनके आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उन्हें समझा सके कि वास्तविकता क्या है। जो आप सोच रहे हैं और जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो वास्तविकता नहीं है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि 2 चरण के बाद मतदान के जी भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है ये साबित हो गया, लेकिन तीसरे चरण के बाद ये साबित हो जाएगा कि मोदी कहां खड़े हैं। और मोदी कहां खड़े हैं मतलब भारतीय राजनीति में नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के अंदर कहां खड़े हैं ये भी पता चल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि तीसरे चरण में भी इसी प्रकार के हम पूर्वानुमान अगर लगाते हैं या ऐसा लगता है कि इसी तरीके के नतीजे आएंगे तो मोदी जो है नितांत अकेले रह जाएंगे। उसके बाद आप अगले जो 4 चरण हैं आप देखिए मोदी और कमजोर व्यक्ति के रूप में, एक कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में सामने आएंगे और वहीं पर जो है पराभव की कहानी लिखनी जो है वो शुरू कर देगी भारतीय राजनीति, ऐसा मुझे लगता है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे दोस्तों, रात 8:35 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देखिए अभिषेक मनु सिंघवी के इंटरव्यू का आज की तारीख में मकसद साफ साफ यही है कि सियासी उलटफेर उथल पुथल के बीच, जो क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और उन सब के बीच आखिर उधर कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला या EVM का मामला, अरविंद केजरीवाल का मामला, संजय सिंह का मामला और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मामला भी कोर्ट में है। नरेंद्र मोदी के जो भाषण हैं, इन भाषणों को लेकर चुनाव आयोग ने जो कुछ किया है, क्या इससे कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है या कांग्रेस पार्टी इसको चुनौती देने के लिए कोर्ट जा रही है? ये सब, इन सब का जिक्र आप इस इंटरव्यू में और 8:35 पे हमारे साथ जरूर जुड़िए और इस कार्यक्रम को देखिए। बहुत कुछ आज की तारीख में और बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू आप देखेंगे तो आपको खुद पसंद आएगा। आना चाहता हूं अब गर्ग साहब आपके पास। गर्ग साहब, बातें जो हम लोग कर रहे हैं, मैं अभी सोच रहा था कि क्या हम 4 जून की शाम को भी यही समीक्षा करेंगे जो आज कर रहे हैं। अभी 2 फेज की समीक्षा कर रहे हैं और जिस स्टाइल में कर रहे हैं, जिस अंदाज में कर रहे हैं, अभी मैं सोच रहा था कि क्या ऐसी समीक्षा होगी कि इन 7 चरणों के मतदान में कहां पिछड़ गई बीजेपी और सबसे बड़ी गलती किसने की थी, क्या सबसे बड़ा गुनाहगार नरेंद्र मोदी हैं, ये करेंगे। खैर, ये तो अभी 5 फेज बाकी है, उधर अभी नहीं जाते हैं। 2 फेज और 2 फेज के बाद की परिस्थितियां आपसे भी समझना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के भाषण, नरेंद्र मोदी के शब्दों का चयन जो उनके भाषण में है उनको देखा जाए, राहुल गांधी के भाषण, प्रियंका गांधी का भाषण, उनके शब्दों का चयन, इतना लंबा अनुभव है आपका, जरा उस माइक्रो लेवल की समीक्षा आपसे चाहता हूं और कैसे ये माना जाए कि हां सचमुच यहां 2 फेज में पिछड़ती हुई भाजपा दिखाई दे रही है।
राजीव जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव है वो थर्ड फेज में खत्म हो जाएगा। थर्ड फेज के बाद भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में कोई राज्य बचेगा नहीं जहां एक्सक्लूसिवली भारतीय जनता पार्टी शासन में है, और जहां कांग्रेस के साथ सीधा मुकाबला है। थर्ड फेज में राजस्थान तो सेकंड फेज में हो गया है, छत्तीसगढ़ थर्ड फेज में हो जाएगा, गुजरात थर्ड फेज में हो जाएगा, कर्नाटक थर्ड फेज में पूरा हो जाएगा, उत्तराखंड पहले फेज में हो चुका है, मध्य प्रदेश की केवल 8 सीटें बचेंगी और वो मालवा रीजन की बचेंगी जहां बीजेपी बहुत स्ट्रांग है। मतलब अभी 21 सीटों का हो गया है, 21 सीटों का हो जाएगा थर्ड फेज तक। थर्ड फेज के बाद 8 सीटें बचेंगी। तो ये जो 116 सीटों का जो निपटारा होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की कहानी को खत्म कर देगा। मोदी जी कोई गलती नहीं कर रहे हैं, इस बार देश गलती कर रहा है और जानबूझ करके कर रहा है। देश चाहता है गलती करे क्योंकि उसको लगता है 2 बार सही किया था, इस बार गलती करके भी देखना चाहिए। 2014 में देश को लगा वो सही कर रहा है, फिर 2019 में लगा कि सही कर रहा है, अब देश को लग रहा है कि उसको एक बार गलती भी करके देखना चाहिए कि मोदी जी को हटा दें तो कितना नुकसान होता है देश का। ये बीजेपी का मामला खत्म हो चुका है लगभग, मेरे ख्याल से, जो मैं देख रहा हूं। क्योंकि देखिए, जब आप चावल, आप तो जानते हैं आपके परिवार में चावल ज्यादा खाते ही होंगे, चावल पका कि नहीं उसके लिए केवल एक चावल का दाना निकाल के देख लेते हैं और उससे पता चल जाता है कि चावल पका कि नहीं पका। पूरे चावल को नहीं देखते हैं उसमें। पहले फेज के बाद जो तिल मिलाहट दिख रही है, पहले फेज के बाद अमित शाह जी ने, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जो मध्य प्रदेश के हैं, 8% की कमी, 10% की कमी वोटिंग की सेकंड फेज में। उन्होंने कहा कि आपके विधायक निकले नहीं है और 4 जून के बाद सबका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। कल उन्होंने कहा कि जिन मंत्रियों के यहाँ लोग नहीं निकले हैं और जहां 4 जून को जिनके यहाँ परफॉर्मेंस पूरा खराब पाया गया, उनसे मंत्री पद छीन लिया जाएगा और जिन विधायकों के यहाँ अच्छा परफॉर्मेंस होगा उनको मंत्री बनाया जाएगा। ये कल की बात है। आप इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखिए कि बीजेपी की जो ताकत थी, कोर स्ट्रेंथ कहाँ थी? राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा धक्का यहीं से लगा है। जब व्यक्ति को घर में अपमानित किया जाए या निराश किया जाए तो उसका मैसेज बाहर कैसा पहुंचता है, आप समझिए कि ये सेकंड फेज का जो मैसेज है देश में कैसा पहुंचा होगा। बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में कैसा पहुंचा होगा। ये मतों का जो परसेंटेज जो आप बता रहे थे अभी जी, आप कल्पना नहीं कर सकते कि यूपी में 7% कम हो सकता है। कारण ये कि जो कंपोजिशन है, डेमोग्राफिक कंपोजिशन है, और जो योगी जी का हिंदुत्व पर होल्ड है, या मध्य प्रदेश में
इसके कारण क्या हैं? हमको मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में तो समझ में आता है कि ये जो नेतृत्व का परिवर्तन किया गया, जिस तरह के मुख्यमंत्रियों को इन्होंने बिठाया वहां, वो एक रीजन है कि उनकी पकड़ ही नहीं थी। राजस्थान में अगर वसुंधरा होती, मध्य प्रदेश में शिवराज होते, छत्तीसगढ़ में अगर रमन सिंह होते तो चीजें अलग होती। यूपी सबसे बड़ा सरप्राइज है इसमें, और जो चर्चाएं हैं वो ये हैं कि यूपी से बड़ा धक्का मिलने वाला है। और उसमें ये भी चर्चा है कि क्या योगी जी उस तरह का इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं जैसा उन्होंने पिछले चुनाव में लिया था, 2019 में लिया था बीजेपी को जिताने का। तो ये जो आपका सवाल है ये पूरा इस बात पर है कि मेरा जो कहना है जी कि 4 जून को जो आप कह रहे हैं कि हम बैठकर क्या बात करेंगे, हम कई तरह की बातें करेंगे 4 जून को। और हमको एक चीज और मान के चलना चाहिए, जो मैं मान के चल रहा हूं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। जिस तरह की व्यवस्था है हमारे यहाँ, राष्ट्रपति उनको बुलाएंगी सरकार बनाने के लिए बीजेपी को, और मोदी जी सरकार बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, किन किन का साथ उनको मिल सकता है, वो लेना चाहेंगे, या आने वाले 4 चरणों में, 5 चरणों में वो कोई सरप्राइज देश को देना चाहते हैं क्या, या देंगे। अभी उन्होंने कम्युनल कार्ड खेला है, इमोशनल कार्ड नहीं खेला है। इमोशनल कार्ड में आदमी भावुक होके आंसू वगैरह बहाता है। हालांकि मोदी जी के बारे में बहुत ही कठोर हृदय हैं वो, जिन्होंने गुजरात के दंगों के टाइम अगर आंसू नहीं बहाए, कोविड के टाइम में नहीं बहाए, तो अभी तो कोई कारण है नहीं, या पुलवामा के टाइम नहीं बहाए। ट्रेजेडीज में अगर नहीं बहाए तो अब वो आज तो कोई कारण बनता नहीं है कि वो कोई आंसू उनकी आंखों में दिखेंगे। पर फिर भी वो एक इमोशनल कार्ड तो खेल ही सकते हैं। इस चुनाव की जो सबसे बड़ी बात होगी राजीव जी, जो 4 तारीख को आप बात करेंगे, उसकी जो सबसे प्रमुख घटना होगी वो ये होगी कि देश ने हिंदू मुस्लिम कार्ड को सिरे से खारिज कर दिया है। ये जो 2 चरणों का जो परिणाम है, जो आपको दिख रहा है कम पोलिंग का, या बीजेपी में निराशा दिख रही है, उसका कारण ये कि बीजेपी जो लोग हैं वो अब हिंदू मुस्लिम वाले कार्ड को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो चीज कांग्रेस के घोषणा पत्र में नहीं है, वो जो मोदी जी ने बार बार रिपीट किया, उसके कारण क्या हुआ कि पूरी बीजेपी एक्सपोज हो गई। मतलब घोषणा पत्र में है नहीं कि मकान छीन लेंगे, है नहीं कि संपत्ति छीन लेंगे, है नहीं कि मंगलसूत्र ले लेंगे, है नहीं कि शरीयत लागू कर देंगे, है नहीं कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र और कांग्रेस का घोषणा पत्र एक जैसा है। लोगों में मैसेज ये गया कि प्रधानमंत्री सत्य नहीं बोल रहे हैं और वो झूठ के जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं। तो इसका जो खामियाजा है वो उम्मीदवारों को भुगतना पड़ रहा है, जो उम्मीदवार मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीदवारों से कहा गया था कि आपको मोदी जी की छवि पर चुनाव लड़ना है, और मोदी जी की छवि पूरी तरह से टूट गई है, खंडित हो गई है। तो उम्मीदवारों के पास कुछ कहने को भी नहीं है, और बीजेपी के पास
घोषणा पत्र भी नहीं है जिसके आधार पर वो कुछ दावे कर सकें। जी। तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि ये जो चुनाव है, तीसरे चरण के बाद बीजेपी के लिए बचेगा नहीं, क्योंकि बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और महाराष्ट्र में जहां 7 चरणों में होना है, वहां बीजेपी को काफी निराशा हाथ लगने वाली है। और सबसे बड़ी निराशा बीजेपी को बिहार से लगेगी, जहां जेडीयू कुछ नहीं कर पाएगी और बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ वहां है। और यूपी में जो दिख रहा है अभी, वो ये दिख रहा है कि पिछले चुनाव में 2004 के मुकाबले 9 सीटें कम हो गई थी बीजेपी की। इस बार हो सकता है कि और ज्यादा 18 सीटें या 27 सीटें कम हो जाएं। ये चुनाव बहुत ही एक अलग किस्म का चुनाव बन रहा है और जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ता जाएगा, प्रधानमंत्री जी का गुस्सा, नाराजगी अपने खुद के लोगों पर, अपने मंत्रियों पर, कार्यकर्ताओं पर और बढ़ती जाएगी। और हो सकता है कि वो कुछ इस तरह की घोषणाएं करें जिसको देश पसंद नहीं करे। जी बिल्कुल बिल्कुल। आगे क्या कुछ हो सकता है ये आप बता रहे थे, श्रवण गर्ग साहब बता रहे थे। आगे थर्ड चरण जी कुछ जोड़ रहे हैं। जी मैं आपको केवल एक बात कह रहा हूं जो आपने उल्लेख किया था। जी, मैं यकीन पूर्वक कह सकता हूं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके कई कारण हैं। प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ सकती हैं, राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ेंगे। मुझे जब आप दूसरी बार मौका देंगे तब मैं इसके बारे में बात करूंगा। हो सकता है तब तक आपके पास खबर भी आ जाए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पर चर्चा होनी चाहिए और चूंकि अभी घोषणा नहीं हुई है और उससे पहले जो आप बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, इस पे आएंगे हम। राहुल गांधी क्या अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे हम अगले चरण में, जब जैसे ही आएंगे श्रवण गर्ग साहब के पास। श्रवण गर्ग साहब का नाम भी जरा ठीक कर लीजिए नीचे। प्रोफेसर रविकांत जी अभी नहीं हैं, जरा नाम ठीक कर लीजिए। तो गर्ग साहब अपनी बातें यहां रख रहे थे और फिर बहुत कुछ यहां से आगे देखना हम चाहते हैं, क्योंकि ये चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त पैरेलली बहुत कुछ चल रहा है। चुनाव के वक्त ही आपने देखा ईवीएम और वीवीपैट पर फैसला आ गया और फैसला उन लोगों के पक्ष में नहीं आया जो चाहते थे कि वीवीपैट की 100% काउंटिंग हो। लेकिन इसी वक्त कल ही जब चुनाव चल रहा था, सेकेंड फेज का मतदान का दौर था, उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, आपने देखा। लेकिन इसी बीच बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कोर्ट में हैं। सोमवार को एक और सुनवाई होनी है नरेंद्र मोदी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने जो अभी पिछले दिनों धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पे वोट मांगे हैं, देवी देवताओं के चित्र और उनका नाम लेकर जो वोट मांगे हैं, इसके खिलाफ भी एक याचिका लगाई गई है हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। उस पर भी सुनवाई है और कल है, परसों सुनवाई है 29 तारीख को। 29 तारीख को एक और सुनवाई होनी है, वो अरविंद केजरीवाल के केस पर होनी है और वो भी होती है कि नहीं होती है वो देखना होगा। इसके अलावा कांग्रेस का एक डेलीगेशन गया हुआ था मिलने के लिए चुनाव आयोग से, उसने शिकायत की और शिकायत के बाद हुआ ये कि चुनाव आयोग की तरफ से जो नोटिस भेजा गया है वो 2 नोटिसेस हैं। एक नोटिस भेजा गया है जेपी नड्डा के नाम और दूसरा नोटिस जो है वो गया है मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम। और इन दोनों नोटिसों में एक तरफ जेपी नड्डा को कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उसमें जिक्र है और इधर राहुल गांधी के बारे में जिक्र है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस नोटिस से, खासकर जो जेपी नड्डा को भेजा गया है उस नोटिस से खुश नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी इसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी? और अगर ऐसा होता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अपने आप को मोस्ट पॉपुलर कहते हैं, उनके ऊपर एक वज्रपात हो सकता है। कोर्ट में अगर यह मामला जाता है बीच चुनाव के समय, तो कोर्ट और
सड़क और जिसमें और दूसरी तीसरी तरफ देखें तो जनता, इन सब के बीच क्या कुछ चल रहा है, कैसे तालमेल के बीच इस गर्मी में ये चुनाव आगे बढ़ता है, सब कुछ। और इनमें से बहुत सारी बातों पर चर्चा है। आप नीचे देख रहे होंगे अभिषेक मनु सिंघवी साहब के साथ में। अभी से थोड़ी देर बाद आप 8:35 पे सुनिएंगे, देखेंगे। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में आपसे हमेशा पूछता रहा हूं, अभी फिर से पूछूंगा। अब क्या खबर है? 16 सीटों पर चुनाव हो चुका है, मतदान की प्रक्रिया समाप्त। 80 में से 16 बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तो है कि यहां से क्या पूरब की तरफ वो हवा जाते हुए देख रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन यहां पर मजबूत खड़ा है। राजीव जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से असल में शुरुआत जो चुनाव की कराई गई, वो कराई इसलिए गई थी कि यहां से एक माहौल बनाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को उसका पूरब तक जाकर के फायदा मिलेगा। 2014 में भी यहीं से राजीव जी शुरुआत की गई थी। शुरुआत इसलिए कराई गई थी कि मुजफ्फरनगर में जो घटनाएं हुई थी उसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला और वो उसने पूरे उत्तर प्रदेश में भुनाया, पूरे देश भर में भी उसको भुनाया कुल मिलाकर के। शुरुआत यहाँ से इसलिए की गई थी कि इसका फायदा जो है यहाँ से जो जिस तरीके से जयंत चौधरी को साथ दिया गया, उसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मिलेगा और उसकी फिर आगे जाके वो पूरे उत्तर प्रदेश में उसकी हवा बनेगी। लेकिन राजीव जी, हुआ उल्टा है इसका बिल्कुल। यहीं से भारतीय जनता पार्टी की हवा निकलना शुरू हो गई है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अपनी जातियों को लड़ाने की राजनीति रही है राजीव जी, और वो जिस तरीके से उस पर काम करती है कि किसी जाति के खिलाफ किसी को लड़ाओ, बाकी जातियों को इकट्ठा कर लो, ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी की यहाँ बीजेपी को एकदम उल्टी पड़ती हुई नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर किसी को भरोसा नहीं रहा। ये बात भी यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर लोगों को देखने को मिली। गन्ने की जो यहाँ मांग थी, गन्ना बकाया वसूली का, वो गन्ना बकाया वसूली भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ था और वो एक तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री के लिए, वो बीजेपी के लिए उल्टा काम करता हुआ नजर आया। 2022 के लोकसभा चुनाव में राजीव, विधानसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे और उन्नाव में आपको याद होगा उन्होंने घोषणा की थी कि 15 मार्च के बाद 10 दिन में जो है वो छुट्टा जानवरों की समस्या समाप्त हो जाएगी। वो छुट्टा जानवरों की समस्या भी बनी हुई है और ज्यादा विकराल हो गई है। तो ये बहुत सारे कारण ऐसे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण राजीव जी ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है और जो उसका कार्यकर्ता है, वो जनता के बीच जाने की स्थिति में है नहीं। और जनता के बीच जाने की स्थिति में नहीं है कि वो जब वो जनता के बीच जाता है तो जनता सवाल करती है कि भाई रोजगार पे आपकी क्या पॉलिसी है, आपकी महंगाई पे क्या पॉलिसी है, अब तक आपने क्या काम किए। ये जवाब देने की स्थिति में बीजेपी का कार्यकर्ता अब है नहीं और उसे जवाब देते नहीं बनता। प्रधानमंत्री चूंकि बातें लंबी लंबी करते हैं और बड़ी बड़ी करते हैं, तो प्रधानमंत्री तो बड़ी बड़ी बातें करके निकल जाते हैं, लेकिन जमीन पे तो निपटना उस कार्यकर्ता को ना, जो वोट मांगने के लिए आता है या पन्ना प्रमुख है। तो पन्ना प्रमुख जब जाता है वोट मांगने के लिए या वोटर के पास जाता है उसको निकालने के लिए, चलो वोट डालने के लिए, तो उससे 25 सवाल होते हैं। तो कुल मिलाकर राजीव जी, मेरी कल ही जब बात हो रही थी अपने घर, तो वहां हमारे एक मित्र है तो थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के नजदीकी, तो कह रहे थे कि जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो बहुत ज्यादा निराशा में भरा हुआ है और उसका कहना यह है कि हम किस मुंह से अब जनता के बीच जाए, क्योंकि जब जाओ किसी के पास, कहता है हिंदू मुसलमान से तो बाद में निपट लेंगे, 10 साल से अगर आप हिंदू मुसलमान से नहीं निपट पाए, जिसके लिए आप लगातार 10 साल तक काम करते रहे, ये आपकी एक बड़ी और समस्या है फेल्योर है एक तरीके से। लेकिन जिन बातों को आप कह के आए थे 2014 में, जो आपने वायदे किए थे, उन वायदों का क्या हुआ, इसका पहले रिपोर्ट कार्ड चाहिए। तो ये रिपोर्ट कार्ड वो कार्यकर्ता बीजेपी का वो दे नहीं पाता राजीव। कुल मिलाकर के ये है कि जो 16 सीटों पर अब तक उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं, यहाँ बीजेपी बहुत ज्यादा पिछड़ती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन जो है यहाँ डबल डिजिट में आ चुका है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं 16 सीटों में। और ये हवा जो बनना शुरू हुई राजीव जी, ये अब रुकने वाली नहीं है, क्योंकि पश्चिम से जो हवा बनती है वो पूरा तरफ चलती है। और अखिलेश यादव जिस बात को कह रहे थे, ये पश्चिम की हवा जो है वो साफ कर देती है। तो पश्चिम की हवा राजीव जी ऐसे ही होता है, तो पश्चिम की हवा जब चलती है तो बड़े से बड़े तालाब जो है 1 घंटे में सूख जाया करते हैं। तो ये जो कीचड़ में जो कमल खिलने की बात थी राजीव, जो पछुआ हवा है वो चल रही है, इस पछुआ हवा ने कीचड़ को बिल्कुल सुखा दिया है। जब कीचड़ सूख रहा है तो कमल कहां से राजीव जी हरा भरा होगा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं
कीचड़ सूख जाए तो कमल कैसे खिले और कमल कैसे हरा भरा रहे, लेकिन यहाँ से परिस्थितियाँ क्या बदलती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूँ और अब ज़रा उस दिशा में बात की जाए, उधर बात की जाए। उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा फोकस रखना चाहता हूँ। राजस्थान का किस्सा खत्म हो चुका है, कर्नाटक का किस्सा उसकी शुरुआत हो चुकी है, पहले फेज का मतदान, अब दूसरे फेज में कर्नाटक भी समाप्त हो जाएगा, थर्ड फेज में जैसे कह रहे थे भी गर्ग साहब। और उसके अलावा कई सारे राज्य, 3 राज्य ऐसे हैं जिसमें 7 चरणों में मतदान होना है, जिसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात और कुछ राज्यों के ऑलरेडी समाप्त हो चुके हैं। इन सबको आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। और यहां से उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, आपकी निगाहें भी टिकी होंगी। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति और उसमें इन 80 सीटों को कैसे, क्या कुछ देख रहे हैं? क्या 2019 को देखिए, एक आंधी थी, एक लहर के बाद भी उत्तर प्रदेश में 72 सीटें जो 2014 में बीजेपी लेके आई थी, 80 में से 72 सीटें वो लेके नहीं आई, 62 सीटों पर सिमट गई थी, 10 सीटें कम हुई थी। लेकिन उस समय मायावती और अखिलेश यादव दोनों साथ साथ लड़े थे। इस बार मायावती, अखिलेश यादव अलग अलग हैं, और लेकिन अखिलेश यादव और कांग्रेस एक साथ है। अब यहां क्या 62 प्लस 2 इनके एलआई थे, 64 सीटें आते हुए उससे कम, या जैसे इनका दावा है कि हम 80 के 80 जीतेंगे, उधर देखते हैं। पहला और दूसरा फेज क्या कुछ कहता है, जब 18 सीटें हो चुकी हैं, वहां पे वोटिंग हो चुकी है, 16 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, 8 + 8। कैसे देखते हैं, क्या समीक्षा आप करके बैठे हैं इस पे, प्रेम कुमार जी? जी शुक्रिया राजीव जी। उत्तर प्रदेश बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ हम बोल सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश है। सीटों की संख्या चूंकि ज्यादा है, प्रधानमंत्री जी ने इस प्रदेश को अपने लिए चुना है और यहाँ से प्रधानमंत्री हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। संख्या अपने आप में उत्तर प्रदेश इसलिए भी महत्व रखता है कि अगर उल्टी हवा बही तो उत्तर प्रदेश अकेले काफी है बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए। ये उत्तर प्रदेश का महत्व है। हम देख रहे हैं कि पहले और दूसरे चरण में जो चुनाव हुए हैं, 16 सीटों के चुनाव तो हो चुके, और 16 सीटों में कोई किसी का आकलन 10-6 का है, किसी का आकलन 11-5 का है, इसी तरीके से है, मतलब इंडिया के फेवर में है। यानी ऐसा नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये इलाके बिल्कुल बीजेपी के प्रभाव वाले नहीं थे। ये तो वो इलाके हैं जहां किसान आंदोलन के बावजूद विधानसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर गई बीजेपी। तो हम देखते हैं कि इन इलाकों में अगर जयंत चौधरी को साथ लेने का फैक्टर भी काम नहीं किया, यानी जयंत चौधरी अपने इलाके में अपनी पार्टी को जिताने में भी मुश्किल महसूस कर रहे हैं, तो ये लगभग वही बात हुई जो हम बिहार के संदर्भ में कहते हैं कि नीतीश कुमार को जोड़ने से बीजेपी को फायदा कम, नुकसान ज्यादा हुआ, लायबिलिटी हो गई, नीतीश कुमार लायबिलिटी बन गए। उसी तरीके से आरएलडी भी लायबिलिटी बन गई। तो ये जो फैक्टर दिखा है कि बीजेपी के साथ एलाइंस का जुड़ना उसकी ताकत नहीं बढ़ा रहा है, ताकत घटा रहा है। ये फैक्टर आगे भी क्या चलेगा, ये हमें देखने वाली बात होगी जब हम बहुत पूरब में जाएंगे और जहां राजभर जी का दिखेगा सारा, तो वो थोड़ी बातें स्पष्ट होंगी। उस पर हम थोड़ा बहुत पहले कहना नहीं चाहते, लेकिन टेंडेंसी दिखना शुरू हो गया है कि सहयोगी दल उनको फायदा नहीं पहुंचा रहे, नुकसान पहुंचा रहे। ये एक बात। सहयोगी दल को भी क्या बीजेपी फायदा पहुंचा रही है, ये दूसरी सबसे बड़ी बात है। अगर आरएलडी अपनी 2 सीटें नहीं जीत पा रही है, दोनों जगहों पर उसको हार का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति है, तो इसका मतलब है कि बीजेपी अपने अलायंस को भी नहीं जिता पा रही है। ये उससे भी गंभीर बात है कि अलायंस तो छोटे छोटे हैं उत्तर प्रदेश में, बीजेपी तो ताकतवर है। उसके साथ जुड़ करके जो आरएलडी 7 को छोटा मान करके 2 को बड़ा मान रहा था कि 2 इज ग्रेटर देन 7, हम 2 सीट के साथ बीजेपी में खुश हैं क्योंकि 2 एमपी हमारे पक्के हैं, और वो अगर 2 = 0 हो रहा है, ये फिर इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश की सियासी हवा जो है बिल्कुल उलट चुकी है। ये उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। इसका एक और जो हमने थोड़ी देर पहले कहा था उसको थोड़ा एलोबरेट करते हैं कि
जो नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमान विषयक जो भी भाषण दिए, वो एक तो हिंदुओं को पसंद नहीं आया, हिंदू पोलराइज हुए ही नहीं, तो हिंदुओं को पसंद नहीं आया, और दूसरी तरफ मुसलमानों ने इसे एक चैलेंज के रूप में लिया। हमने देखा कि कोई कम कोशिशें नहीं हुई उन इलाकों में जहां मुसलमान वोटर्स रहते हैं, वहां वोटिंग परसेंटेज कैसे कम किया जाए, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली कोशिशें हुई। इसकी कुछ खबरें तो व्हाट्सएप में है, जो कि डीआईजी लेवल के अधिकारी के व्हाट्सएप चल रहे हैं कि वोटिंग कम कराना है मुरादाबाद अमरोहा तरफ में। तो उसके बावजूद मुसलमान वोटर जो है एक तरह से कन्फ्रंट करते हुए भीषण गर्मी में, और उस गर्मी से ज्यादा प्रशासन की गर्मी, एक वोट देने के लिए 15 मिनट का समय लग रहा है, ऐसी बातें हुई, फिर भी मुसलमानों ने 75% मतदान किया है अपने इलाकों में, 80 भी है कहीं कहीं। तो ये जो मतदान है ये बीएसपी और दूसरी जगहों पर नहीं है, और इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को जाता है। बीएसपी को वहां हो सकता था कि अमरोहा में दानिश न दे के दूसरे को दे देते। जी, पहले भी तो करते रहे हैं, इस अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पहले भी तो निकल के करते रहे हैं वोट। हाँ, वोट निकल कर करते रहे हैं, इस बार कन्फ्रंट कर रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और तब वोट दे रहे हैं, लाइन में लगे नहीं हम दे के जाएंगे वोट। ये जिद नहीं दिखती थी पहले ये जिद जो इस बार दिखी है, ऐसी जिद पहले नहीं दिखी। हम उस जिद की बात करें, उस जिद में एक दृढ़ता है, एक परिणाम देने की ललक है, और ये बताने की ललक है कि मोदी जी जो बोल रहे हैं मुसलमानों को लेकर के, ये सब कांग्रेस पर बोल रहे हैं, राहुल गांधी पर बोल रहे हैं। राहुल गांधी ही अकेला व्यक्ति जो हमारे लिए बोल रहा है, तो अब इंडिया छोड़ के हम किसी को वोट नहीं देंगे। ये दृढ़ता, ये जो बात जो दिमाग में आई है, ये नरेंद्र मोदी जी के हाल के भाषण के बाद आई है, इससे पहले नहीं था। वो बीएसपी को भी वोट दे सकते थे मुसलमान, लेकिन अब बीएसपी को दे करके अपना वोट बांटना नहीं चाहते। भले हार जाए इंडिया गठबंधन, लेकिन देंगे तो अब इंडिया को ही देंगे, ये जज्बा है। पहले होता था जो जीतेगा उसको देंगे, अब इस बार है कि इंडिया हारेगा फिर भी इंडिया को देंगे। ये मुस्लिम वोटर में बड़ा फर्क आया है, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये जो फर्क आया है केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा, ये क्रॉस इंडिया ये फर्क दिखेगा, उत्तर प्रदेश में भी दिखेगा, तो इसके परिणाम दिखेंगे। और दूसरी बात है कि हिंदुओं में इसका रिएक्शन नहीं हो रहा है। पहले होता था कि देखो मुसलमान मतदाताओं की लाइन लग गई तो हिंदू भी वोट देगा और पोलराइज करते थे। इस बार ऐसा पोलराइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि हिंदू ये मान रहे कि मुसलमान करेगा क्या, तुम दिन रात मुसलमान को दुत्कारोगे तो तुमको वोट देगा क्या जाकर के। ये बात है, एक जस्टिफिकेशन लग रहा है हिंदुओं में, तो हिंदू रिएक्ट नहीं हो रहा है, पोलराइज नहीं हो रहा है। यही इस पूरे ये करिश्मा जो पैदा हुआ है, ये करिश्मा नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मतदाताओं के बीच, और इसके कारण स्वयं नरेंद्र मोदी हैं। जी जी जी, जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, कैसे आप देखते हैं और एक अलग दिशा में जो बात कह रहे हैं रविकांत प्रेम कुमार जी, और पोलराइजेशन या दूसरा जो 80 और 20 की बात होती रही है, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में, उसमें ये जो 80 वाला मामला है उसमें बहुत सारे, अभी रविकांत जी का नाम इसलिए याद आया क्योंकि वो कह रहे थे दलित हैं, SC ST ये जो तबका है, और ख़ासकर जो वो समुदाय जिसकी जाति जनगणना की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या वो भी बाहर निकल रहा है? अपने को वो देखने की ज़रूरत है। मैं ज़रा आपके ज़रिए समझना चाहता हूँ कि जाति आधारित जनगणना की बात जो राहुल गांधी लगातार करते रहे, क्या ये मामला भी यहाँ इस चुनाव में एक मुद्दा बन चुका है? क्या इसी कारण शुरुआत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर हमलावर हैं? देखिए, जातिगत जनगणना की बात कहीं लिखी नहीं है इनमें, इनके मोदी जी यानी बीजेपी के संकल्प पत्र में कहीं भी अपनी बात नहीं रख रहे हैं। क्या ये भी एक मुद्दा है? अभी राहुल गांधी का एक तुरंत अभी 5 मिनट पहले एक ट्वीट आया, उस ट्वीट को जरा देख लीजिए। मुद्दों से भटकते नहीं हैं, कांग्रेस बिल्कुल नहीं भटक रही, वो साफ दिखाई दे रहा है। भाजपा नेताओं और नरेंद्र मोदी के करीबियों के बयानों से अब साफ हो गया है कि उनका उद्देश्य है नंबर 1 संविधान बदलकर देश का लोकतंत्र तबाह कर देना,
नंबर 2, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण छीनकर देश चलाने में उनकी भागीदारी खत्म करना। लेकिन संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए कांग्रेस चट्टान की तरह भाजपा की राह में खड़ी है। जब तक कांग्रेस है, वंचितों से उनका आरक्षण दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। ये जो आरक्षण वाली बात है, यही मैं आना भी चाह रहा था, इसी बीच ये मिल गया कि इन्होंने अभी ट्वीट किया है। और यही जरा आपसे समझना चाहता हूँ, मुद्दे से नहीं भटकना, ये भी एक ताकत तो होती है कि आप एक मुद्दे पे संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। जब आरक्षण की बात होगी तो फिर वही मंडल कमंडल की लड़ाई वाला जो दौर है वो याद आता है। क्या फिर से वहाँ तक जा चुका है ये चुनाव? जरा हम हिंदू मुसलमान से अलग निकल के, बहुत सटीक विश्लेषण कर रहे थे प्रेम कुमार जी, लेकिन उससे अलग निकल के जरा इधर आना चाहता हूं मैं, और जहां पर ये आरक्षण एक मुद्दा बन चुका है, लगता है आपको? राजीव जी, देखिए, अगर आप 2004 का चुनाव याद करें, 2004 का चुनाव मैं क्यों कह रहा हूं, 2009 का चुनाव उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता छीनी थी और लीडरशिप परिवर्तन के बाद छीनी थी। यानी सोनिया गांधी के लीडरशिप में पहली बार कांग्रेस के पास सत्ता आई थी, और वो क्या था, इंडिया शाइनिंग बनाम कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, ये था स्लोगन, कांग्रेस का हाथ गरीब आदमी के साथ जी। फिर वही आ गया। देखिए, 20 साल बाद फिर हम उसी दौर पे है कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, वो चाहे वो जातिवाद जनगणना की बात हो, आरक्षण की बात हो, महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात हो, ये गरीब लोगों के साथ खड़े होने की बात है। और दूसरी तरफ भारत को महाशक्ति बनना है 2047 वगैरह वगैरह, बिल्कुल वही कैंपेन है, इंडिया शाइनिंग वर्सेस कांग्रेस का हाथ गरीब आदमी के साथ। दूसरी बात, देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ राजीव जी, पहले भी यहाँ कह चुका हूँ, चुनाव हमेशा वाइट ब्रश से पेंट होता है। ये माइक्रो कि ये जाति ने ये वोट दे दिया, इसने वोट नहीं दिया, चुनाव में जो पार्टी हारती है उसको सब तरीके के समाज उसको नकारते हैं, जो पार्टी जीतती है उसको सारे समाज उसको वोट देते हैं। ये वाइट ब्रश से पेंट होता है चुनाव, और लगभग पूरे देश में एक जैसा होता है। अगर ये वाइट ब्रश से ना हो तो जो जाति धर्म की जो पॉकेट्स हैं, वो डेमोग्राफिक जो फिगर्स हैं वो तो बराबर होती हैं, अनुपात। बिल्कुल। फिर तो वो जो पार्टी को चुनाव हमेशा जीतती है वो पार्टी हमेशा जीतती रहेगी, जो जातिगत पार्टियां हैं वो हमेशा उतना ही वोट उनको मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कम ज्यादा होता रहता है। 2-3 चीजें एक आध जो मैं बोलना चाहता हूँ राजीव जी अंत में, कि मोदी जी से चूक कहाँ हो रही है। किसान, छात्र, महिलाएं, ग्रामीण, शहरी, बेरोजगार, महंगाई, युवा, सीनियर सिटीजन, जिनका आपने रेलवे किराया खत्म कर दिया, कंसेशन खत्म कर दिया, पेंशन खत्म कर दी। यानी मोदी जी के पास किसी भी वर्ग को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ना वो एमएसपी की घोषणा कर रहे हैं, ना वो बेरोजगारी जो 45 साल में सबसे ज्यादा है उसके लिए कोई एक सलूशन निकाल रहे हैं, ना वो महंगाई खत्म करने की बात कर रहे हैं, ना वो महिलाओं की बात कर रहे हैं, ना वो छात्रों की बात कर रहे हैं, ना वो हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं। तो जो समाज, पूरा देश एक तरीके की विषमता में फंसा हुआ है, उससे निकालने के लिए उनके पास सलूशन नहीं है। उनके भाषण आप सुनिए, 1 घंटा सुन लीजिए, उस 1 घंटे के भाषण में आपको कांग्रेस क्या क्या करेगी आने के बाद वो मिलेगा, आप क्या करेंगे वो नहीं मिल रहा, सलूशन नहीं है जी। और एक आखिरी बात ये कह रहा हूँ राजीव जी, देखिए, मैं तो
उसको राजनीति को समाज के दायरे से जाकर समझने की कोशिश करता हूँ। सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक वैल्यूज हर 10-15 साल में वो रिसाइकलिंग होती है उनकी। नई जनरेशन आती है, पुरानी जाती है, नए विचार आते हैं, नए सोचने का तरीका आता है, उसमें टेक्नोलॉजी भी एक नया बड़ा रोल प्ले करती है। अब मोदी जी के भाषण आप सुनिए, वो भाषण 2014 वाले हैं, वो रिवाइज नहीं हुए। सोसाइटी रिवाइज हो गई, सोसाइटी चली गई आगे जी। सोसाइटी की ट्रेन लखनऊ से दिल्ली पहुंच गई, वो मुरादाबाद में खड़े। ये दिक्कत है मोदी जी के साथ, राजीव जी जी। एक वीडियो जल्दी से दिखा करके और जल्दी आना चाहता हूं श्रवण गर्ग साहब के पास में। दूसरे समाज के लोग कैसे शपथ ले रहे हैं, राजपूत समाज के लोग, वो भी कहाँ, गुजरात में शपथ ले रहे हैं कि हमको वोट बीजेपी को नहीं देना है। जो अभी आप कह रहे थे व्हाइट ब्रश वाली बात जो कर रहे थे प्रशांत टंडन जी, वो उसी का नमूना है ये कि समाज के अलग अलग तबके के लोग, 140 करोड़ का पॉपुलेशन जिसमें लगभग 100 करोड़ वोटर्स, और उसमें से 60 करोड़ वोटर निकल करके आके वोट दे रहा है। 60 करोड़ में और किसकी कितनी जनसंख्या है, उसमें कौन किस पर भारी है, ये सब कुछ यहाँ दिखाई देता है जब आप इन तस्वीरों को देखते हैं। जरा लेके आइए स्क्रीन पे इन तस्वीरों को, अगर ला सकते हैं तो। और फिर गर्ग साहब के पास जल्दी से आना चाहता हूँ। और एक तो अभी पहली बात जब रख रहे थे तो इन्होंने अमेठी का जिक्र किया था। अमेठी का जिक्र भी ज़रूर करना चाहूँगा, उनसे समझना चाहूँगा कि राहुल गांधी आखिर अमेठी से क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी अगर नहीं लड़ते हैं तो उसके क्या फ़ायदे, क्या नुकसान उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को है, ये भी गर्ग साहब से समझेंगे। ज़रा जल्दी से अगर ला सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो सीधे गर्ग साहब के पास चलते हैं और बाद में उसको देख लेंगे। जी गर्ग साहब। 5 मुद्दे निकल के आए, संक्षेप में उनके बारे में बोलता हूँ। जी। शायद 8:35 तक का ही टाइम है ना आपका, 8:35 पे कोई इंटरव्यू है। जी 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 जी। तो 5 मिनट ही हैं मेरे पास। जी। हाँ, तो एक तो ये कि वीवीपैट के बारे में कह रहा हूँ कि सेकंड फेज जब खत्म होने आया तब उनका फैसला आया, तब तक 130 सीटों पर मतदान हो चुका था, 130। आप ये मान के चलिए कि ये 130 सीटें बहुत ही सुरक्षित मतदान के क्षेत्र में हुई हैं, इसलिए ये वो जो मत पेटियां थी वो सील हो गई 130 की। और उनके साथ कुछ आवाज इको हो रही है। नहीं ठीक है राजीव। हाँ जी जी। दूसरा जो आपका मुख्य सवाल है, पहले उस पे आ जाते हैं कि 28, 29, 30 और 2 मई को राहुल गांधी के जो कार्यक्रम हैं वो गुजरात और कर्नाटक के हैं जो घोषित हुए हैं। जो चर्चा है वो 1 और 3 मई को नामांकन पत्र भरने की है, वो संभव नहीं है जी। दूसरा ये कि राहुल गांधी की जरूरत इस समय अमेठी को नहीं है, देश को है। और तमाम लोग उनको एंगेज करना चाहते हैं अमेठी में जी, और उसको एक प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से जो मेरा एक इंटरप्रिटेशन है कि राहुल गांधी को अपनी ताकत कहाँ लगाना चाहिए, अमेठी में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, और स्मृति ईरानी को एक बड़ा मौका देकर ऊंचे पेडेस्टल पे बिठाना चाहिए कि नहीं बिठाना चाहिए। राहुल गांधी उस चक्कर में पड़ेंगे नहीं। राहुल गांधी के सामने इस समय लक्ष्य अमेठी में जीतना नहीं है, देश को जीतना है। और स्मृति ईरानी को हराना नहीं है, मोदी को हराना है। तो इसलिए वो तमाम लोग जो राहुल गांधी के अमेठी पर सट्टा लगा रहे हैं उनको अब ज्यादा लगाना नहीं चाहिए, उनको वापस ले लेना चाहिए अपने पैसे, ऐसा मेरा सुझाव है। अब आपके पास जो 2-3 मिनट बचे हैं उसमें एक तो ये मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान से खबर मेरे पास आई कि जो सीनियर सिटीजन है, जो प्रशांत जी ने कहा
कई चीजें इन्होंने जो खत्म की, पहले यह था कि 80 साल से ऊपर के लोगों के यहाँ वो घर पे जाकर मतदान करवाएंगे। इस बार 85 साल के कर दिया उन्होंने। उनको ये लगता है कि 80 साल का आदमी तो जा सकता है वहां पर, 84 साल का भी जा सकता है मतदान केंद्र पर। राजस्थान में जो मत पेटियां गई हैं वो सील्ड नहीं गई हैं, उनमें ताले नहीं लगे थे। जो प्रामाणिक खबर है, वो तार से अटके हुए मत पेटियां लेकर 85 साल के ऊपर के लोगों के यहाँ गए थे। तीसरा पॉइंट जो आपने बताया गुजरात में क्षत्रियों का, जी, ये बड़ा पॉइंट ये है कि वहां रूपाला को लेकर, पुरुषोत्तम रूपाला को ने जो टिप्पणी की थी क्षत्रियों को लेकर, उसको लेकर जो विद्रोह मचा, तो उनसे मांग की गई मोदी जी से कि इनका टिकट आप काट दीजिए। मोदी जी ने लगा कि ये वो कैसे मान सकते हैं, लोगों के कहने पर कैसे टिकट काट सकते हैं। उन्होंने प्रतिष्ठा का विषय बना लिया और टिकट नहीं काटा। इसका बहुत बड़ा नुकसान पूरे के पूरे गुजरात में और राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों की तरफ से बीजेपी को होने वाला है। आपने एक सवाल पूछा था कि मोदी जी ने क्या गलती की। जी, मोदी जी ने सबसे बड़ी गलती ये की राजीव जी, कि जो भी निराशा है उसको उजागर कर दिया, पहले फेज के बाद ही कर दिया। अगर वो मतदाता, अपने कार्यकर्ताओं ने, विधायकों ने या मंत्रियों ने काम नहीं किया है तो वो चुपचाप बैठ सकते थे। जिस तरह से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को फटकारा है हाई कमांड ने, लोगों के बाहर नहीं आने को, उसके कारण ऊपर से लेकर नीचे तक निराशा का माहौल ये चला गया कि ये तो हार रहे हैं। जो जीत की लड़ाई लड़ता है वो इस तरह से डिमोरलाइज नहीं करता अपने लोगों को। तो ये जो सबसे बड़ी गलती इन्होंने फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के बाद की, वो ये की कि अपने ही लोगों को डिमोरलाइज कर दिया। अब आधे मिनट में आखिरी पॉइंट बोलता हूं मैं। ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आपने प्रेम कुमार जी से पूछा, अगर हम ध्यान दें तो जो ओवैसी हैं उनकी गतिविधियों को गौर करें तो ओवैसी और उनके भाई इस समय हैदराबाद में कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। पूरे के पूरे तेलंगाना में वो लोग कांग्रेस की मदद कर रहे हैं और उन्होंने निकलना बंद कर दिया है वहां से। केवल एक कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किया है बिहार में। तो एक बड़ा परिवर्तन मुस्लिम पॉलिटिक्स में आया है, वो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। कभी उस पर बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपका टाइम हो गया इसलिए मैं अब बंद कर रहा हूं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और एक सबमिशन बस कि अमेठी से क्या प्रियंका लड़ेंगी, क्या लगता है आपको? बस जब सट्टा ही चल रहा है उस हिसाब से। प्रियंका रायबरेली से लड़ सकती हैं, अमेठी से नहीं लड़ेंगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया गर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रेम कुमार जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में। और बहुत खुले दिल से आप लोग अपनी बात रखते हैं उसके लिए। और दोस्तों, इस कार्यक्रम को यहीं जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहता हूं और तुरंत आप दूसरे स्ट्रीम में तुरंत देखिए अभिषेक मनु सिंघवी के साथ, जो लगातार मैं कह रहा हूं, एक बहुत ही शानदार बातचीत, इंटरव्यू नुमा, लेकिन इसलिए क्योंकि उसमें न सिर्फ समसामयिक जो चुनावी मुद्दा है वो, बल्कि यहाँ कोर्ट का जो मामला है वो कैसे हावी हो रहा है देश की राजनीति पे, वो सब भी यहाँ रखना ज़रूरी है। और तुरंत अभी आप देखना, थोड़ी देर में देखिए।